वेलकम टू चैनल एडुनेटिक। और आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे ईएसआईसी के यूडीसी रीजनिंग पे क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस वीडियोस में हमने मॉक टेस्ट लेवल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कवर किए थे, जो कि इजी लेवल थे। और इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। ये अल्फा न्यूमेरिक है। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर आइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय और इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल। या तो पहले रहना चाहिए या बाद में वॉवेल आना चाहिए सिंबल के। तो अभी अरेंजमेंट में देखते हैं कि कितना वैसा सिंबल है जिसका आइदर प्रीसीडेड और फॉलोड बाय वॉवेल होना चाहिए। तो सिंबल कहाँ पे है? फर्स्ट एक ये सिंबल है और यहाँ पे सिर्फ हमारा सिंबल है, और देखना हमें सिर्फ क्या है, वॉवेल। वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। अब देखिए ये सिंबल के आसपास कहीं पे वॉवेल नहीं है, ना यहाँ पे वॉवेल आ रहा है, बट यहाँ पे सिंबल के बाद वॉवेल आ रहा है, और यहाँ पे भी एक सिंबल से पहले वॉवेल है। क्योंकि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है उसमें तो दोनों कंडीशन है, आइदर प्रीसीडेड भी होना चाहिए या तो आइदर प्रीसीडेड होना चाहिए ये, या फॉलोड, या दोनों भी रहना चाहिए, आइदर इमीडिएट प्रीसीडेड और इमीडिएट फॉलोड बाय वॉवेल। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2। और अगर हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे सिंबल पे नहीं हो रहा है, ना यहाँ पे है, और आगे कहीं सिंबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऐसा सिंबल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। यानी इसका पैटर्न कैसा रहना चाहिए? वो नंबर जिसके बाद तुरंत बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर रहना चाहिए एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। ऐसा पैटर्न होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ जो अरेंजमेंट है उसमें नंबर कहाँ कहाँ पे है। 9 7 2, और कहाँ पे 8 है, फिर 3 है, 6 है, 1 है, 7 है, 4 है। कहीं रह तो नहीं गया? 9 7 2 8 3 6 1 4। अब अकॉर्डिंग टू ये पैटर्न कितना इसका आंसर आएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज़ 1। और ये कौन सा है? तो ये देखिए यहाँ पे 7 है नंबर, फिर सिंबल और फिर लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, इफ़ ऑल द सिंबल्स फ्रॉम द गिवन सीरीज आर रिमूव्ड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने अल्फा न्यूमेरिक वाले वीडियोस में ये टाइप के भी क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आपको अगर ये डाउट होता है कोई भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस पे, अगर आपका डाउट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप वो अल्फा न्यूमेरिक वाले भी वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे आपका सारा टाइप्स का क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और उसमें ये भी बताया गया है कि कैसे कम रिस्पॉन्स टाइम में हम लोग एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। If all the symbols from the given series are removed, then which would be the 7th term from the right in the resultant series? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितना भी सिंबल्स है उसको ये सीरीज में उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सिंबल को रिमूव करते हैं यहाँ से। तो सिंबल क्या होगा? इसको अगर रिमूव किया जाए, अब क्या कह रहा है, देन विच वुड बी द 7th टर्म फ्रॉम द राइट एंड इन द रिजल्टेंट सीरीज। अब राइट एंड किधर होगा? ये साइड। और 7th टर्म, तो अब जो 7th टर्म हम लोग काउंट करेंगे उसमें जो हम लोग काउंट करेंगे तो जो सिंबल को हटा दिए वो काउंट नहीं करेंगे हम लोग वहाँ पे। तो 7th टर्म फ्रॉम द राइट हैंड क्या हो जाएगा? 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th और 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। प्रीवियस क्वेश्चंस में इसमें क्या था, वहाँ पे सिंबल्स पूछ रहा था, और इसमें क्या पूछ रहा है? लेटर्स पूछ रहा है। तो इसमें क्या पैटर्न बनेगा? हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, मतलब लेटर है, और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय क्या है? सिंबल है, एंड फॉलोड बाय नंबर। तो सिंबल लेटर नंबर ये कॉम्बिनेशन हम लोग को देखना है। तो अब देखिए यहाँ सिंबल लेटर नंबर यहाँ पे आ रहा है, फिर कहाँ पे आ रहा है? सिंबल तो है, लेटर है लेकिन नंबर नहीं है, फिर सिंबल है, लेटर है, नंबर है।
अब फिर अगर आगे मूव करते हैं तो सिंबल है, या तो वो लेटर होना चाहिए बट यहाँ नंबर है तो ये नहीं होगा। फिर आगे करें तो सिंबल है, फिर यहाँ नंबर आ रहा है और यहाँ क्या रहना चाहिए लेटर, तो ये भी फुलफिल नहीं होगा। तो कितना काउंट हो जा रहा है 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज 6th टू द राइट ऑफ द 10th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द सीरीज। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि विच टर्म इज 6th टू द राइट ऑफ द 10th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द सीरीज। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने अल्फा न्यूमेरिक वाले जो वीडियोज है उसमें कैसे बताया था, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो इसमें पहले देखना है कि साइड सेम है कि नहीं। अगर सेम साइड नहीं है तो क्या हो जाता था पॉजिटिव, और सेम साइड रहता था तो माइनस करते थे। किसमें माइनस करते थे, जो टर्म फाइंड करने देता था। और यहाँ क्या टर्म फाइंड करने दे रहा है 6 और यहाँ 10, तो अपोजिट साइड है। और 6 और 10 को फिर ऐड कर देंगे हम तो कितना आएगा 16। और कहाँ से फिर देखना है, लेफ्ट हैंड सीरीज से देखना। तो लेफ्ट हैंड सीरीज कहाँ से आएगा, यहाँ से। और जब इधर से हम लोग 16 टर्म ऐड करेंगे तो कौन सा होगा, F। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए कॉफी शॉप इन द ईस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन स्टार्ट करता है कॉफ़ी शॉप के लिए इस डायरेक्शन में। आफ्टर वॉकिंग 8 मीटर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड देन वॉक्स फॉर 5 मीटर। नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वॉक फॉर 3 मीटर। देन आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न्स, मतलब लगातार वो 2 बार राइट टर्न लेता है। जो फर्स्ट टाइम लेता है राइट टर्न वो 4 मीटर है एंड जो सेकेंड टाइम है वो 7 मीटर रिस्पेक्टिवली है। एंड ही रीचेज हिज ऑफिस, उसके बाद वो ऑफिस पहुंचता है जिसमें कि वो फाइनली लेफ्ट टर्न लिया हुआ रहता है 10 मीटर चलने के बाद। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू द कॉफी शॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। पर्सन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है कॉफ़ी शॉप के लिए, इस डायरेक्शन में से। तो सपोज कीजिए इस पॉइंट पे ये पर्सन है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 8 मीटर वॉक करने के बाद, और उसके बाद क्या कर रहा है वो राइट टर्न ले रहा है। तो अब देखिए इसका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन के इधर है, फेस इधर किया हुआ है, तो राइट किधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर रहेगा। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, नाउ ही टेक्स आफ्टर वॉकिंग 8 मीटर ही टेक्स ए राइट टर्न एंड देन वॉक्स फॉर 5 मीटर। यहाँ से ये राइट टर्न लेता है और 5 मीटर वॉक करता है। उसके बाद क्या है, नाउ ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न। अब इसका डायरेक्शन फेस का किधर है, साउथ की इधर है, तो राइट यहाँ पे आ गया और लेफ्ट इधर हो गया। फिर नाउ ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, वॉक्स फॉर 3 मीटर। देन आफ्टर, और यहाँ से ये लेफ्ट टर्न लिया 3 मीटर का। उसके बाद क्या कर रहा है, लगातार 2 बार का राइट टर्न ले रहा है। एक राइट टर्न ले रहा है 4 मीटर का और एक 7 मीटर का। फिर ईस्ट डायरेक्शन किधर फेस है, तो 4 मीटर और फिर 7 मीटर। उसके बाद वो ऑफिस पहुंच जा रहा है, इस पॉइंट पे ऑफिस पहुंच रहा है वो। एंड फाइनली टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर अनदर 10 मीटर टू रीच हिज हाउस। और यहाँ से वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है। अब देखिए इसका फेस का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की इधर है। अब यहाँ से ये लेफ्ट टर्न लेता है 10 मीटर टू फाइनली रीच हिज हाउस। और ये पॉइंट कहाँ था, ये कॉफ़ी शॉप था जहाँ से पर्सन स्टार्ट किया था वॉकिंग करना। तो अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू द कॉफ़ी शॉप। तो ऑफिस का डायरेक्शन क्या होगा, कॉफ़ी शॉप के रिस्पेक्ट में। तो हम एक यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक ये पर्सन है, तो यहाँ जो डायग्राम हुआ ये फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी तो डायरेक्शन बता पाएंगे ना सही से। तो अब देखिए कॉफ़ी शॉप यहाँ पे है, कॉफ़ी शॉप यहाँ पे और ऑफिस यहाँ पे, और किसका डायरेक्शन जानना है, ऑफिस का विथ रिस्पेक्ट टू कॉफ़ी शॉप। तो अब यहाँ पे ईस्ट हो गया और यहाँ साउथ है, तो इस जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 साउथ ईस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कॉफी शॉप एंड ऑफिस। डायग्राम, फाइनल डायग्राम क्या था, यह है फाइनल डायग्राम। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पर्सन मूव्स 4 मीटर टूवर्ड हिज राइट फ्रॉम हिज हाउस देन हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम ऑफिस शॉप, सॉरी कॉफी शॉप। अगर वो 4 मीटर राइट डायरेक्शन में ये कर रहा है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में हाउस से, तो उसका कॉफ़ी शॉप से डिस्टेंस क्या होगा। तो जो फाइनल अरेंजमेंट बना था, फाइनल डायग्राम, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा था कि 4 मीटर अगर यहाँ पे आता है तो कॉफ़ी शॉप और जो हाउस का है डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा। तो अब देखिए पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कॉफ़ी शॉप यहाँ पे और यहाँ पे हाउस है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए कितना है 5 मीटर है, और ये पोर्शन का डिस्टेंस कितना है 4, और ओवरऑल यहाँ पे ऑफिस से फिर हाउस का कितना पे आ जा रहा है 10, तो 5 + 4 और 10 कितना हो गया 19, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं 8 persons M, N, O, P, Q, R, S and T sit in a straight line. All are facing north. The distance between adjacent person is same. सभी पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है. S is immediate left of R. S बैठा है R के इमीडिएट लेफ्ट में. R जो है who is not adjacent to Q, यानी Q के आसपास R नहीं बैठा है. M sits second to the left of P. P who is third person from one of the end. 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड Q, और P और Q के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं. एटलीस्ट 3 पर्सन सीट्स बिटवीन N एंड T, और जो T है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा है, ना ही एक्सट्रीम एंड पर यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि राइट या लेफ्ट, तो यहाँ समझ आइए कि ना राइट और ना लेफ्ट, यानी ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट में और ना ही एक्सट्रीम राइट में T बैठ रहा है. तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें कि 8 पर्सनस हैं, सभी का डायरेक्शन किधर है, फेसिंग नॉर्थ. अब देखिए यहाँ पे जो मैंने वीडियोस कवर किए थे पजल्स पे, उस पर क्या बताया था कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं जिसका कि कुछ प्लेस डिफाइन हो, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है. लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट है एम सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, और पी का यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी हु इज़ थर्ड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग इससे पिक कर सकते हैं. अब देखिए P क्या है, थर्ड पर्सन बैठा है वन ऑफ द एंड से, बट ये नहीं बोला है कि वो इमीडिएट लेफ्ट से बैठा है या इमीडिएट राइट से बैठा है. तो पहले हम लोग इमीडिएट लेफ्ट से बैठाते हैं थर्ड पे. तो ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया. अब क्या बोल रहे हैं, M सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P. तो M जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठ रहा है P के, तो M का प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट M का प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा. अब क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सीट्स बिटवीन P एंड Q. तो P और Q के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन हैं. एटलीस्ट 3 पर्सन सीट्स बिटवीन N एंड T. N और T के बीच में मिनिमम 3 पर्सन बैठने ही चाहिए, और जो T है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा. तो T यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लेस ऑक्यूपाइड है. और R जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है, सॉरी S जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है R का, R जो कि Q के बगल में नहीं बैठा है. तो यहाँ पे R नहीं होगा और यहाँ पे R नहीं बैठेगा. और R और S को जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में ही बैठना है R का, तो फिर यही प्लेस वैकेंट बच जा रहा था R के लिए. अब क्या स्टेटमेंट आता है, एटलीस्ट 3 पर्सन सीट्स बिटवीन N एंड T. बट यहाँ तो स्पेस ही नहीं है कि जो N एंड T के लिए, तो केस 1 एलिमिनेट हो गया. अब केस 2 पे देखते हैं. P और Q के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे थे. फिर क्या था, Q के बगल में R नहीं से बैठ रहा था, और S जो है वो इमीडिएट लेफ्ट था R के. तो फिर यही पोजीशन जो वैकेंट था, यही प्लेस ऑक्यूपाइड हो रहा है. अब क्या है, N और T के बीच में मिनिमम 3 पर्सन बैठना ही चाहिए, और जो T है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा. तो T यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो N को यहाँ पे बैठा सकते हैं, और N और T यहाँ पे 3 पर्सन भी हो गए एटलीस्ट, तो बोला ही है स्टेटमेंट में.
और फिर कौन सा प्लेस वैकेंट जा रहा है, ये लिस्ट। और इसमें यहाँ पे हम लोग किसको यहाँ पे पुट करेंगे, एम हो गया, एन का प्लेस ऑक्यूपाइड हो गया, ओ का प्लेस ऑक्यूपाइड नहीं हुआ है, तो ओ का प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा क्योंकि एक ही प्लेस ऑक्यूपाइड वैकेंट था और ओ के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट भी नहीं था, कि कुछ निगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग ओ को वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फाइनल अरेंजमेंट, अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, हु सिट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो आप फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यहाँ क्या हो गया राइट, और इधर क्या हो गया लेफ्ट, तो एक्सट्रीम लेफ्ट क्या हो गया एन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड पी, और जो फाइनल अरेंजमेंट बना था हमारा सेकेंड थर्ड फोर्थ यही था, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस का प्लेस कहाँ पे, सेकेंड टू द लेफ्ट क्या हो जाएगा टी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब क्या इसमें बोल रहा है, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में कौन बैठा है। अब देखिए अरेंजमेंट जो है फाइनल अरेंजमेंट, अब यहाँ पे भी एक फाइनल अरेंजमेंट ड्रॉ कर देते हैं, एम टी पी एस आर। अब क्या बोल रहा है, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड आर, एम का प्लेस कहाँ है ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, और आर का प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली कौन बिटवीन में बैठा हुआ है एम और आर के बीच में, अगर एम और पी के बीच में रहता तब तो हम इजीली बता सकते थे कि टी था, बट यहाँ एम और आर के बीच में पूछ रहा है और पूछ रहा है एग्जैक्टली, तो अब देखिए अगर हम पी को पुट करते हैं तो देखिए एम और पी के बीच में भी एक एलिमेंट का गैप हो रहा है और पी और आर के बीच में भी एक ही एलिमेंट का गैप हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, यानी ऑप्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब जो ये पांचों स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कौन सही नहीं है। तो जो फाइनल अरेंजमेंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ था एन ओ क्यू एम टी पी एस आर, अब पहला ऑप्शन देखते हैं, ओ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो एम का प्लेस यहाँ पे, तो ओ सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो ये तो फुलफिल हो रहा है। फिर आर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड राइट एंड, हाँ ये भी फुलफिल हो रहा है। एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, अब एम जो है पी के लेफ्ट तो बैठा है बट इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, तो इस पे डाउट है। फिर आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ और तो कुछ नहीं दिया है कि ऑप्शन 3 भी सही है या ऑप्शन 4 भी सही है, बोथ टाइप का तो ऑप्शन नहीं दिया, तो आप इससे भी करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन है भी नहीं। और यहाँ पे अगर हम फोर्थ एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, तो क्या दिया हुआ है, एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, तो क्या हो जाएगा, एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ में क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ये तो करेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ इमीडिएट लेफ्ट पूछ रहा है और यहाँ पे तो एम इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं बैठा है, सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अब जो क्वेश्चन है ये हाइट एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, देयर आर 7 पीपल S1 S2 S3 S4 S5 S6 एंड S7 विथ डिफरेंट हाइट्स, 2 पीपल आर टॉलर देन S4, यानी S4 से सिर्फ 2 ही पर्सन टॉल है। S5 इज शॉर्टर देन S2, यानी इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि S2 टॉलर है S5 से, एंड S1 ओनली S7 इज द शॉर्टर देन S5, ओनली जो है S7 ही है जो शॉर्टर है S5 से, और एटलीस्ट 2 पीपल आर टॉलर देन S2, मतलब S2 से मिनिमम 2 पीपल टॉल रहने ही चाहिए, और S1 है शॉर्टर देन S4, यानी S4 हो गया ग्रेटर देन S1, और S3 ये सबसे टॉलेस्ट नहीं है, यानी जो टॉप पोजीशंस पे रहेंगे वो S3 नहीं होगा, और S1 इज़ नॉट द 4th शॉर्टेस्ट पर्सन,
पहले हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रैंकिंग कर लेते हैं, फिर ये स्टेटमेंट पे आएंगे इफ़ द हाइट ऑफ S3 इज़ 3450 मीटर एंड S1 इज़ 2345 मीटर। अब जो ये स्टेटमेंट है ओनली S7 इज शॉर्टर देन S5, तो ये S5 है और ये S7 है। तो इस स्टेटमेंट से क्या क्लियर हो रहा है कि S7 ही है सिर्फ S5 से छोटा, और कोई छोटा नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लास्ट ऑर्डर रैंकिंग पे आएगा तो ये सेकंड लास्ट पे आएगा, या अगर ये सेकंड लास्ट पे आया S5 तो S7 लास्ट पे आएगा। इस स्टेटमेंट का तो यही क्लियर हो रहा है ना। और जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि 2 people आर टॉलर देन S4 एंड S5 इज शॉर्टर देन S2, तो क्या हो गया, S2 ग्रेटर हो गया S5 से। और अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल S6 आएगा, फिर S3, फिर S4, फिर S2, फिर S1 और फिर S5 और S7 आएगा। क्योंकि अभी जस्ट मैंने ऐसे ड्रॉ करके बताया था ना आपको कि ग्रेटर देन और शॉर्टर देन, और फिर अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 people आर टॉलर देन S4, तो देखिए यहाँ पे 2 people टॉलर भी हो गया S4 से। और क्या फिर है यहाँ पे कि S3 इज़ नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, टॉलेस्ट पर्सन सबसे नहीं होना चाहिए, लेकिन सेकंड में हो गया तो कोई बात नहीं यहाँ पे तो स्टेटमेंट में, बट क्या कह रहा है कि सबसे टॉल वो नहीं होना चाहिए। और अब क्या स्टेटमेंट है, इफ़ द हाइट ऑफ द S3 इज़ 3450। अब जो है हम हाइट लेते हैं S3 का और S1 का गिवन है, तो प्रोबेबल हाइट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हाइट क्या, मतलब एक अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं कि S2 का हाइट क्या होगा। तो S2 का हाइट जितना भी होगा वो S1 से ग्रेटर होगा और S3 से लेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे। अब देखेंगे पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि S2 जो है वो तो S3 से छोटा है, तो ये हाइट कैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए सेकेंड वाला भी इसलिए फुलफिल नहीं होगा क्योंकि S2 जो है वो ग्रेटर है S1 से, और S1 का कितना हाइट दिया हुआ 2345, तो ये भी फुलफिल नहीं होगा। सेम प्रोसेस थर्ड के लिए भी है। लेकिन जब हम फोर्थ पे देखते हैं तो फोर्थ जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसका हाइट S1 का हाइट से अगर ये प्रोबेबिलिटी हम लें तो S2 का ग्रेटर भी आ रहा है, तो ये फुलफिल हो जाएगा। और फिफ्थ में भी कम ही हो रहा है तो ये फुलफिल नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब जो फाइनल अरेंजमेंट हुआ था वो क्या था, S6, S3, S4, S2, S1, S5, S7। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल आर शॉर्टर देन S6, तो कितना हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए ये सब टाइप वाले क्वेश्चंस में आपको जो टाइम लगेगा यहाँ पे पजल सॉल्व करने में ही लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ना, कभी ये क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स हो जाते हैं अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चंस को नहीं पढ़िएगा तो। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ S4 इज 3056, व्हाट कैन बी द पॉसिबल हाइट ऑफ S3। जो फाइनल अरेंजमेंट था क्या था, S6, S3, S4, S2, S1, S5, S7। तो S4 का पॉसिबल मतलब हाइट क्या दिया हुआ है, अगर बोल रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ S4 इज 3056 मीटर, तो पॉसिबल हाइट ऑफ S3, तो पॉसिबल हाइट ऑफ S3 वही होगा क्या, इससे ग्रेटर ही होगा। अब देखिए इससे ग्रेटर क्या हम यहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन 5 ही, बाकी सब तो लेस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। अब क्या है साइलोक्स का क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चंस बिलो आर गिवन द स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, रीड ऑल द कंक्लूजन। ये उतनी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, फिर भी एक बार आप देख लो क्योंकि एग्जाम में भी हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। Read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement disregarding commonly known facts.
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली ए फ्यू पेन्स आर पेंसिल। अच्छा, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट का आ रहा है, और ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट का मैंने वीडियोस अच्छे से कवर किया हूँ कि वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है और जहाँ पे वो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाया है सैलुक्स का, उसमें ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ओनली ए फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर रबर, ओनली ए फ्यू रबर आर शार्पनर। और साइलॉक्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम बनाते हैं, ओनली ए फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, ओनली ए फ्यू रबर आर, फिर क्या, सम पेंसिल्स आर रबर, ओनली ए फ्यू रबर आर शार्पनर। अब ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ लगा, पेन और पेंसिल में लगा हुआ है। फिर कहाँ, पेंसिल और रबर में है, नहीं सॉरी पेंसिल रबर में कहाँ है, सिर्फ पेंसिल रबर में तो सम दिया हुआ है। फिर क्या, ओनली ए फ्यू रबर आर शार्पनर। और ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट का क्या होता है, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ है और कुछ नहीं है, सम इज एंड सम नॉट। मतलब अगर ये यहाँ पे दिया हुआ है ओनली ए फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, तो इसका मतलब क्या है, सम पेन इज पेंसिल एंड सम पेन इज नॉट पेंसिल। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, सम पेंसिल आर नॉट रबर। अब पहला कंक्लूजन क्या है, सम पेंसिल आर रबर। कंक्लूजन है सम पेंसिल आर नॉट रबर, ऑल पेंसिल आर रबर, सम पेन्स बीइंग शार्पनर इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट अभी यूज हो रहा है कि देखिए सम पेंसिल्स आर नॉट रबर, ये कह तो नहीं सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल पेंसिल्स आर रबर, नहीं ऑल पेंसिल्स आर रबर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया ही हुआ है सम पेंसिल्स आर रबर, तो ये भी फॉल्स हो गया। बट आप यहाँ पे देखिए कंक्लूजन 1 और 2 में कि सेम एलिमेंट यूज़ हो रहा है और दोनों फॉल्स है। यहाँ आइदर और का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और यहाँ पे क्या है, सम पेन्स बीइंग शार्पनर इज ए पॉसिबिलिटी। तो अब पेन्स और शार्पनर में देखते हैं, तो पेन्स का यहाँ पे आ गया, शार्पनर का यहाँ पे आ गया, और पॉसिबिलिटी केस लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सम पेन्स बीइंग शार्पनर इज ए पॉसिबिलिटी, ये फुलफिल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल प्लेट्स आर कप्स, जितने भी प्लेट हैं वो कप्स हैं। ऑल कप्स आर स्पून, सम स्पून आर ग्लास, सम कप आर ग्लास। सम कप्स आर ग्लास कैसे होगा, जब यहाँ पे बता रहा है कि ऑल कप्स आर स्पून है, तो सम कप्स आर ग्लास तो हो नहीं सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल प्लेट कैन बी ग्लासेस, हाँ यहाँ पॉसिबिलिटी का केस आया है तो मे बी ये हो सकता है, तो ये ट्रू है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ओनली 2 फॉलोज। अब फिर से पजल है, 7 बॉक्स P Q R A B C and D are placed one above the other in any particular order. बॉक्स नंबर 1 इज एट द बॉटम, यानी जो बॉक्स नंबर 1 है वो नीचे है, एंड बॉक्स नंबर 7 इज एट द टॉप। तो इसका ऑर्डर कैसे कर लेंगे, ऐसे कुछ ऑर्डर आएगा, क्योंकि बॉक्स नंबर 7 क्या बोल रहा है, टॉप पे है, और 1 पे बॉटम पे। अब क्या बोल रहा है इसमें, नाइदर बॉक्स Q एंड C आर प्लेस्ड एट द बॉटम, यानी बॉटम पे ना ना Q है बैठ रहा है, ना C बैठ रहा है। बॉक्स C प्लेस एट द इवन प्लेस, अब यह जो इवन नंबर है वहाँ पे कहीं पे C बैठ रहा है। देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स P एंड B, P और B के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। नाइदर बॉक्स P नॉर बॉक्स B इज प्लेस्ड एट द बॉटम, तो P भी बॉटम पे नहीं बैठ रहा है और B भी बॉटम पे नहीं बैठ रहा है, और बॉक्स R है वो इमीडिएटली अबव है बॉक्स P के। एंड देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स B एंड D, और B और D के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ केसेस बनते हैं। अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट क्या है, 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स P एंड B, P और B में तो बॉटम में तो नहीं बैठ रहा है, बट अगर हम P का प्लेस 2 पे ऑक्यूपाइड करते हैं तो, या तो हम B का भी कर सकते हैं, तो हम पहले P का ऑक्यूपाइड करके देखते हैं इससे फुलफिल होता है कि नहीं स्टेटमेंट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि P और B के बीच में 4 बॉक्सेस प्लेस्ड हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ,
यहाँ पे बी आ गया। नाइदर बॉक्स पी और नॉर बॉक्स बी इज प्लेस्ड एट द बॉटम, बॉटम पे नहीं बैठा हुआ है। फिर क्या है, बॉक्स आर इज इमीडिएटली अबव बॉक्स पी, तो आर यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है, बी और डी के बीच में दो बॉक्सेस प्लेस्ड हो रहे हैं, तो दो कौन सा हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। अब क्या हुआ, अब देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे स्टेटमेंट हम लोग फुलफिल किए कि नहीं। नाइदर बॉक्स क्यू एंड एक्स, बॉक्स क्यू एंड बॉक्स सी आर प्लेस्ड एट द बॉटम, बॉक्स सी प्लेस्ड एट द इवन प्लेस। अब देखिए क्यू और सी पे तो यहाँ बॉटम पे नहीं बैठ रहा है और 6 5 प्लेस बचा हुआ है, और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, बॉक्स सी इज प्लेस्ड एट द इवन प्लेस। तो 5 6 में इवन कौन होता है, 6, तो बॉक्स सी यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा। और बॉक्स 5 इसलिए यहाँ पे, बॉक्स क्यू 5 पे इसलिए प्लेस्ड होगा क्योंकि बॉटम पे क्यू और सी का स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्यू सी पी एंड बी प्लेस्ड नहीं है, तो एक ही पोजीशन वैकेंट बच रहा था क्यू के लिए 5, और यहाँ पे कौन सा रह गया है, ए। तो चलिए एक ही बार में हम लोग का यहाँ पे फाइनल अरेंजमेंट आ गया। मे भी यहाँ पी की जगह आप बी भी लेकर के वैल्यू पुट कर सकते थे, यहाँ पे प्लेस ऑक्युपाइड कर सकते थे, लेकिन हम अगर हम पी लेके किए तो फर्स्ट टाइम में हो गया। अगर हम यहाँ पे बी लेके देते तो मे भी हो सके दूसरा केस और बनता। तो यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच बॉक्स इज प्लेस एट द बॉटम, बॉटम पे कौन सा बॉक्स है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। फाइनल अरेंजमेंट क्या था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब क्या, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स क्यू एंड बॉक्स आर। अब देखिए बॉक्स क्यू और आर के बीच में कितना बॉक्स प्लेस्ड है, तो एक ही है जो कि डी है, तो ओनली 1। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉक्स डी। तो जो फाइनल अरेंजमेंट था वो ऐसा है। अब क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा अबाउट बॉक्स डी के बारे में। तो पहला देखते हैं, बॉक्स डी इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स क्यू, हाँ तो ये भी बैठा हुआ है। बॉक्स डी इज एवव बॉक्स है, हाँ तो बॉक्स ए बॉटम पे है और डी एवव है, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। अब क्या है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स आर एंड क्यू, हाँ तो आर और क्यू के बीच में ही बॉक्स डी का प्लेस है, तो यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स डी एंड बॉक्स पी। डी और पी के बीच में कौन बैठ रहा है एग्जैक्टली, तो डी और पी के बीच में कौन सा है, आर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। अब आया एनालॉजी का क्वेश्चंस। अब देखिए एनालॉजी का क्वेश्चंस भी मैंने कवर कर चुका हूँ वीडियोज़ में, कि जो क्रिस क्रॉस वाले क्वेश्चंस रहते हैं, फिर जो रिवर्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, पैटर्न वाले, वो सभी मैंने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, तो आप जाके वहाँ से भी ये देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इस क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रेन, और फिर इसको इस तरह से लिखा हुआ, तो देखते हैं STRAIN, और यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसको रिवर्स किया गया है, और इसको अगर हम रिवर्स करके लिखते हैं तो AIN, फिर क्या आ रहा है STR। तो सेम प्रोसेस इसको भी फुलफिल करेंगे, OUTLAY, ब्रेक करके रिवर्स कर देना अब, तो कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, इन द सर्टेन कोड स्कूल इज रिटन एज UFJRQO, देन हाउ विल मार्केट विल रिटर्न इन दैट कोड। और इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस या ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे ESIC UTC रीजनिंग के रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।